गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में शो कॉज नोटिस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। शो कॉज नोटिस जो किसी भी लिटिगेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर डिपार्टमेंट किसी भी पर्सन से अगर कोई रिकवरी करना चाहता है तो रिकवरी करने से पहले उसे एक शो कॉज नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ताकि जिस पर्सन से टैक्स की रिकवरी करनी है वो उसे बता सके कि हम आपसे ये रिकवरी क्यों ना करें। उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि लैटिन वर्ड्स के अंदर कुछ इस तरीके से बताया गया है, ऑडी अल्टम पल्टम। दैट मींस लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। यानी कि डिपार्टमेंट सिर्फ अपने आप ही कैलकुलेशन करे, खुद ही फिगर्स को डिटरमाइन करे और सीधा रिकवरी के लिए पर्सन के पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है। किसी भी पर्सन को गिल्टी ठहराने से पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी होती है रिलेटिंग टू एलिगेशंस मेड अगेंस्ट दैट पर्सन। उसको नोटिस देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट पर्सन को नोटिस जारी करेगा ताकि वो पर्सन समझ सके मेरे अगेंस्ट में क्या एलिगेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रिप्लाई कर सके, अपनी सफाई में कुछ रिकॉन्सिलिएशंस या कुछ रिस्पॉन्स सबमिट कर सके। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिसाइड किया गया था रिलेटिंग टू अ जजमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ वृंदावन बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि जो शो कॉज नोटिस है वो किसी भी लिटिगेशन का एक फाउंडेशन है। डिपार्टमेंट जिसके बेसिस पर केस को बिल्ड करता है तो उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्हें ये बताना पड़ता है कि क्या वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, किस पर्सन पे लगा रहे हैं, और अपनी कैलकुलेशन का एक बेस उनको देना होता है और उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देनी होती है ताकि वो उसे रिप्लाई कर सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शो कॉज नोटिस से रिलेटेड मैंने ड्रॉप करे हैं। जैसा कि जो भी शो कॉज नोटिस है वो स्पेसिफिकली किसी ना किसी सेक्शन के अंदर होना चाहिए एज पर द लॉ। जैसे कि अगर हम जीएसटी की बात करें तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 शो कॉज नोटिस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 73 और 74 में क्या डिफरेंस है इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। बट शो कॉज नोटिस के अंदर जो एलिगेशंस और चार्जेस लगाए गए हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए और इस तरीके से रिटन डाउन होने चाहिए कि जिस पर्सन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं उसे वो पढ़ने पर समझ में आए और उसकी कैलकुलेशन का कोई ना कोई बेस प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कोई पॉइंट शो कॉज नोटिस के अंदर छूट गया है उनसे तो वो एडजेडिकेशन के दौरान उस पॉइंट को रेज अप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल उन्होंने जब शो कॉज नोटिस रेज करा तो उन्होंने शॉर्ट डिमांड तो रेज कर दी, 12% के हिसाब से उन्हें कैलकुलेशन करी, बाद में पता चला ड्यूरिंग द एडजेडिकेशन नहीं ये तो 18% की होनी चाहिए थी, तो 12 से सीधा 18% पे नहीं जा सकते। उनको इसके लिए एक सेपरेट शो कॉज नोटिस रेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी डिफरेंट सारे केसेस होते हैं जो एलिगेशन शो कॉज नोटिस में लगाए गए हैं, उन्हीं को आधार मान के, उन्हीं को बेस मान के आगे वो कार्रवाई कर सकते हैं। और शो कॉज नोटिस टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आज से 10 साल बाद जाग रहे कि भाई आपकी वो डिमांड रहती थी 2018-19 की, 2028 के अंदर वो जाकर डिमांड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। शो कॉज नोटिस की एक समय सीमा होती है। सेक्शन 73 के अंदर एक अलग टाइम लाइट है, सेक्शन 74 के अंदर एक अलग टाइम लिमिट है जिसको हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से शो कॉज नोटिस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होता है। कोई भी सिंपल लेटर, एंडोर्समेंट, सजेशंस या एडवाइजरी को नोटिस नहीं मानना चाहिए। वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होते हैं। नोटिस पर्टिकुलरली सेक्शन के अंदर निकाला जाता है और वो स्पेसिफिक तरीके से सर्व किया जाता है। सेक्शन 73 के अंदर जो शो कॉज नोटिस सर्व किए जाते हैं वो बोनाफाइड केसेस के लिए होते हैं और सेक्शन 74 में जो शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं वो मालाफाइड केसेस के लिए होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? अगर कोई भी पर्सन के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो फ्रॉड
या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन किया उसने फैक्ट्स का, तो मॉडिफाइड इंटेंशन के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस रेज किया जाता है, इशू किया जाता है सेक्शन 74 में। अगर विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड या सप्रेशन नहीं है तो बोनाफाइड केसेस के लिए सेक्शन 73 में शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है। तो शो कॉज नोटिस जब भी हमारे पास आता है या क्लाइंट के पास आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि घबराए नहीं। शो कॉज नोटिस को रिसीव करने के बाद सबसे पहले आपको उसकी डेट ऑफ रिसिप्ट नोट करनी है। डेट ऑफ रिसिप्ट क्यों? क्योंकि शो कॉज नोटिस की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर ही अगर शो कॉज नोटिस आएगा तभी वो वैलिड होगा, अगर उसके बाद आता है वो शो कॉज नोटिस वैलिड नहीं होता। सेकेंडली आपने ये चेक करना है कि उस शो कॉज नोटिस के ऊपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है या नहीं है। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है जो डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस या कोई लेटर या एडवाइजरी इशू करने से पहले दिया जाता है। सर्कुलर 122 जो 2019 में 5 नवंबर 2019 को जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफिसर या कमिश्नर जब भी कोई नोटिस लेटर जो भी इशू करेंगे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जरूरी है, अदरवाइज उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। शो कॉज नोटिस को इस तरीके से सर्व करना चाहिए जैसा कि सेक्शन 169 सीजीएसटी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ये अपने में ये डिटेल सेक्शन है, इसके बाद इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल शो कॉज नोटिस को भेजने का एक प्रॉपर तरीका है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में या उसी तरीके से भेजना है। ये नहीं कि किसी भी गलत तरीके से शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया। एक प्रॉपर वे होता है जो कि हमें सेक्शन 169 के अंदर बताया गया है, और साथ के साथ उनकी समरी पोर्टल पे भी अपलोड करनी होती है, जिसे हम सेक्शन 73 और 74 के अंदर जानेंगे। शो कॉज नोटिस जैसे ही आता है उसको ध्यान से उसकी डेट नोट करने के बाद, अगर एनवलप में आया तो उसकी एनवलप को जरूर संभाल कर रखना है जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट और पोस्ट ऑफिस की स्टैंप होती है। लाइन बाय लाइन रीड करना है, डिटेल में उसको समझना है, उसके पॉइंट्स बनाने हैं। भले ही आप अभी डिटेल में रिप्लाई ना करें, लेकिन जैसे ही शो कॉज नोटिस रिसीव होता है तो आपको एक प्रिलिमिनरी प्राइमरी रिप्लाई सबमिट कर देना चाहिए कि भाई हमें शो कॉज नोटिस मिला है और हम इसके बारे में अभी अपनी रिप्लाई को ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसे जल्दी जमा कराएंगे। उसके बाद डिटेल रिप्लाई जमा कराने से पहले आपके जिस क्लाइंट के पास शो कॉज नोटिस आया उसके साथ बैठ के तसल्ली से फेस टू फेस या फिर ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डिस्कशन करें, पॉइंट्सों को समझे, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या क्लाइंट उन पे सहमत है। डिस्कशन करने के दौरान डेफिनेटली आप कुछ और डिटेल भी समझ पाएंगे, एक्चुअल जिसके बेसिस पर एलिगेशंस लगाए हैं आप उन फैक्ट्स को समझ पाएंगे, उसी के बेसिस पे आप अपना रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। जब भी आप रिप्लाई या रिस्पॉन्स तैयार करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है, जिसमें जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं आप उनको अपने रिस्पॉन्स में प्रेजेंट करेंगे। उन एलिगेशंस के अगेंस्ट में क्या लीगल पोजीशन है, कौन से सेक्शन के अंदर है, उसे प्रेजेंट करेंगे और उसके बदले में अपना रिप्लाई। मींस तीन चीजें आपको डालनी है, एक तो क्या एलिगेशन लगा है, किस सेक्शन में लगा है, उसकी क्या लीगल पोजीशन है और आप उसका क्या रिप्लाई दे रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एलिगेशन, लीगल पोजीशन एंड रिप्लाई। इन तीनों को आपने अलग अलग फॉन्ट के अंदर प्रेजेंट करना है ताकि क्लियर रहे कि एलिगेशन ये वाले हैं इस फॉन्ट के अंदर, ये लीगल पोजीशन है जो कि जनरली इटैलिक मोड के अंदर होनी चाहिए, और रिप्लाई। इन तीनों का फॉन्ट स्टाइल आप अलग अलग रखें ताकि आपको पहचान रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन या पर्सनल हियरिंग के समय। जो लैंग्वेज आप यूज करें वो बहुत ही सिंपल यूज करें, डिफिकल्ट लीगल या लेटिन वर्ड्स अपने ज्यादा यूज ना करें, बिकॉज ये प्रिलिमिनरी शो कॉज नोटिस है जो सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर लेवल पे ही ज्यादातर संभाला जाता है। तो ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज को आप यूज करें ताकि पढ़ने वाले को समझ आए। और बड़े बड़े पैराज ना बनाएं, अपने रिस्पॉन्स के अंदर पैराज बनाएं, पैराज को नंबर दें,
उनको सब पैराज में ब्रेक करें, बिकॉज अगर बहुत ही बड़े पैराज होंगे तो पढ़ने वाला उन्हें नहीं पढ़ता। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, वो उनको स्किप कर जाता है। इसलिए आपको अपने पैराज को ब्रेक करना है डिफरेंट छोटे पैराज के अंदर। जो भी आप ड्राफ्टिंग करने के बाद जब आप उसको पूरा फाइनलाइज करेंगे तो ध्यान रखना प्रिंट आउट निकालने से पहले पर्टिकुलरली हर पेज पे एक नंबर होना चाहिए। जनरली हम फटाफट प्रिंट आउट निकाल के भाग जाते हैं डिपार्टमेंट में, भाई रिस्पॉन्स, बट उनको सीरियली नंबर होना चाहिए। हर एक चीज किस पेज नंबर पे है वो आपके पास एक इंडेक्स में होनी चाहिए, और एनेक्स्टर्स अगर लगाए हैं तो उन एनेक्स्टर्स का भी सीरियली नंबर होना चाहिए। और जो पेजेस हैं वो नीटली असेंबल्ड होने चाहिए, प्रॉपरली टैग्ड होने चाहिए, उनके एक समरी इंडेक्स होनी चाहिए फ्रंट पे, ताकि किस पेज पे क्या चीज लिखी है आपको सही तरीके से, बिल्कुल, अगर ऑफिसर आपसे कुछ चीज पूछना चाहे तो आप उसको निकाल के दे सके। ये ना हो कि आपने खुद ही फाइल बनाई और खुद ही उसमें ढूंढना शुरू कर दिया पर्सनल हियरिंग के समय, तो वो काफी वेग हो जाता है और कंफ्यूजन जनरेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो शो कॉज नोटिस है वो आपने नोटिस ही मींस जिस क्लाइंट को नोटिस आया उसके लेटर हेड पे प्रिंट करके लेके जाना है। सिंपली ये नहीं कि बस प्लेन पेपर पे ले गए, उनके लेटर हेड पे प्रिंट करना है। साइज या तो A4 रखें या फिर लीगल डॉक्यूमेंट पे रखें, और जो भी आपने रिस्पॉन्स फाइनली सबमिट करा है उसके 3 सेट्स बनाएं। 3 सेट्स क्यों? एक सेट तो डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगा, दूसरे सेट पे आप उनकी एक्नॉलेजमेंट लेके आओगे जिसे आप अपने पास रखोगे ऑफिस कॉपी, और एक सेट क्लाइंट के पास रहना चाहिए। मिनिमम 3 सेट्स, आप इनके 4 या 5 सेट भी बना सकते हो, ताकि एक सेट आपके जूनियर के पास रहे, एक सेट आपके क्लाइंट के पास रहे, एक क्लाइंट के अकाउंटेंट के पास रहे। सेट्स ज्यादा होने चाहिए, बट मैं कह रहा हूं मिनिमम 3 सेट्स तो होने ही चाहिए। उसके बाद जब भी डिपार्टमेंट में अपीयर होते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर लेके जाए। ये प्रेजेंट करेगा कि आपके पास अथॉरिटी है क्लाइंट के बिहाफ पे प्रेजेंट होने की। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनाएं, ओरिजिनल कॉपी की एक फोटो कॉपी करें, ओरिजिनल कॉपी आप डिपार्टमेंट में जमा करा दें, और फोटो कॉपी आप एक्नॉलेजमेंट के रूप में लेकर आए, ये अपने पास रखें। और ये आपको एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान जब पहली हियरिंग होगी पर्सनल हियरिंग के समय, उस समय पे जमा कराना है, या उससे पहले भी आप जाके जमा करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होंगे या कमिश्नर के सामने प्रेजेंट होंगे, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एरोगेंट नहीं दिखने चाहिए, ना ही चेहरे पे फियर या घबराहट दिखनी चाहिए। फॉर्मल वियर्स मींस आपका जो ड्रेसअप है वो वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। फॉर्मल शूज, ट्राउजर, शर्ट्स, टाई, ब्लेजर, जो भी आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है वो वियर होने चाहिए। ये नहीं कि स्पोर्ट शूज, जीन्स और टी शर्ट में पहुंच गए, ऐसे इससे इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ता है। फॉर्मली ड्रेस होने चाहिए, वेल ड्रेसअप होने चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस के लेवल को मेंटेन करते हुए डिपार्टमेंट में पर्सनल हियरिंग में जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ड्रॉप करे एज पर द जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बाकी कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्संस। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेक्शन 73 वर्सेस सेक्शन 74। इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर सेक्शन 73 74 के नोटिस आ जाते हैं तो क्या टाइम लिमिट है उनकी, और कैसे हमें उसके अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।